नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके के करीब 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन प्रश्नों के साथ में मैंने कुछ फैक्ट भी लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और ये ऐसे तथ्य हैं जो बेसिक हैं और प्रत्येक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनके आधार पर हम इन तथ्यों को समझेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ ये यूपी ट्रिपल एससी पैट वाले बच्चों के लिए ये क्लास नहीं है। बाकी छात्र जो हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हों, पुलिस की तैयारी कर रहे हों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रश्न नहीं हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे तथ्य भी शामिल हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, यहाँ जिन का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है विजेता, महान आत्मा, भगवान या फिर अहिंसक। इसका सही जवाब है ए, मतलब इसका अर्थ क्या है? विजेता। अब थोड़ा हम महावीर स्वामी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये आपने किताबों में पढ़ा होगा। अब ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे? तो ये वज्जी गणराज्य आपने सुना होगा, या फिर साम्राज्य भी कई बार कहा जाता है। तो वज्जी के अंतर्गत आते थे और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। वज्जी संघ की अगर हम बात करें तो ये आधुनिक बिहार में जो वैशाली वाला रीजन है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। आगे समझिए, बचपन में महावीर स्वामी का नाम जो था वर्धमान हुआ करता था। बाद में इनका नाम महावीर स्वामी हुआ। 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं और 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, मतलब 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक चरित्र सही आचरण। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के निम्नलिखित में से कौन से त्रिरत्न हैं, या फिर इनमें से कौन सा एक त्रिरत्न नहीं है। तो ये 3 नाम दिए होंगे, बाकी कोई अदर नाम शामिल होगा वही गलत होगा। ठीक है, तो त्रिरत्न ये 3 हैं। बाकी डिटेल ये सारी मौजूद हैं आपकी महावीर स्वामी से संबंधित। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच में संवाद है? अब विश्वामित्र जो ऋषि हैं उनके बीच में और 2 नदियों के बीच में संवाद का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो वो 2 नदियां कौन सी हैं? विकल्प हैं आपके सतलुज और व्यास, व्यास और रावी, और चिनाब और रावी, व्यास और झेलम। तो इसका सही जवाब है सतलुज और व्यास। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ तथ्य शामिल किए हैं, जैसे कि भारतीय नदियाँ जो हैं हमारी आधुनिक नदियाँ, उनके ऋग्वैदिक काल में कुछ अलग नाम हुआ करते थे, आज कुछ अलग नाम हैं। तो वैसे ही ऋग्वैदिक काल में कुभू नाम से ये जानी जाती थी कुर्रम नदी, कुभा काबुल, वेतस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परसुड़ी रावी नदी को कहा जाता था, सतुद्री सतलज नदी को, विपासा व्यास नदी, सदानीरा को गंडक को सदानीरा, साथ ही घग्गर नदी जो थी त्रसद्वती नाम से पुकारी जाती थी, और गोमती जो है गोमल, किसके नाम से? गोमल के नाम से। अब आगे समझिए, तो ये जो नदियों के नाम हैं आप याद कर लेना, इतनी जल्दी मुझे लगता है याद नहीं कर सकते आप। दोबारा से वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी तरीके से ये नदियों के ऋग्वैदिक कालीन नाम को याद रखना और आज इनको किस नाम से पुकारा जाता है ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ऑप्शन है द इंडियन लीग, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी। ऑप्शन बी ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए स्वराज पार्टी के बारे में। जैसे इसका गठन जो है 1 जनवरी 1923 को होता है, और भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में एक अधिवेशन होता है, गया वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ, उसके बाद ही
इसको 2023 में इसका गठन किया गया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हैं जिनसे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था, मतलब बॉम्बे उस टाइम कहते थे इसको। बॉम्बे में इसका 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आगे समझिए, तीसरा जो सत्र है 1887 में मद्रास में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा सत्र जो है 1888 में इलाहाबाद के अंतर्गत होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये जो 4 सत्र हैं कांग्रेस के, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत बार ऐसे सवालों के रूप में एग्जाम्स में पूछा गया है। अब थोड़ा कुछ और इसके अधिवेशन हैं उनको समझिए, जैसे कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला सयानी ने। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। ओके, अब यहाँ समझिए, वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और सरकार के खिलाफ, मतलब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की जाती है। अब आगे समझिए, 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं रास बिहारी घोष। अब यहाँ पर होता क्या है, जो आपकी कांग्रेस है इसका विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में नरमपंथी और गर्मपंथी दल में। अगला है आपका अधिवेशन 1911 का। ठीक, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं BN धर। अब यहाँ पर जो है पहली बार जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में। 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1916 का टाइम आता है लखनऊ अधिवेशन का। इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं MC मजूमदार। ठीक है, तो मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो कांग्रेस जो 2 गुटों में बटी हुई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी, इनके बीच में एकता स्थापित हो जाती है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं, और कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो हमने जो प्रमुख अधिवेशन थे कांग्रेस के वो समझे। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार? खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, इसके संस्थापक थे, और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये व्यक्ति फोटो से पहचान के आप बताइए कि कौन हो सकते हैं। विकल्प हैं आपके सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार, जिसे आप कहेंगे सर्वेंट ऑफ गॉड, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। एक संस्था भी बनाई थी इन्होंने, और इनका जो आंदोलन था इंडिया के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चल रहा था। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी या फिर कहीं सीमांत गांधी, बादशाह खान या फिर बादशाह खान के रूप में भी हम जानते हैं। अब जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो इन लोगों ने भारत के विभाजन का विरोध किया था। ये भारत के ही पक्ष में थे। अब ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में लड़ रहे थे, तो उस समय कांग्रेस भी मान चुकी थी भारत के विभाजन को एक तरीके से। तो इन्होंने कहा था, आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। पाकिस्तान की सरकार ने इनको बाद में बहुत ज़्यादा तंग किया था। अब अगले प्रश्न पे हम आते हैं, उड़िया पठार। उड़िया पठार जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो उड़िया पठार जो है आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि उसके सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है। जो भी बच्चा राजस्थान
पुलिस कांस्टेबल इन सब की तैयारी कर रहा है। राजस्थान पीसीएस में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन होता है। राजधानी जयपुर। राजकीय पशु क्या है? चिंकारा। राजकीय पक्षी राजस्थान का गोडावड़। राजकीय घरेलू पशु ऊंट। और राजकीय पुष्प रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष खेजड़ी। राजकीय लोक नृत्य घूमर। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, प्रश्न नंबर 6। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प हैं आपके गोवा, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। तो 1599 में ये जो आपका बंदेल चर्च है, इसकी स्थापना की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। अब पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं जानकारी। जैसे वास्को डिगामा जो था 1498 ईस्वी में आया है इंडिया में आया वो समुद्र के रास्ते। कहाँ से? पुर्तगाल से। और वो कलिकट में उतरा था, जो कि मालाबार तट के अंतर्गत आता है। और वास्को डिगामा जो था समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। उसका स्वागत, जब वो यहाँ पर आया था तो उसका स्वागत एक वहाँ के स्थानीय राजा थे जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो ये नाम याद रखना, जमोरिन। वर्ष 1905 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था पुर्तगाली भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त होता है। उसके बाद 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने क्या किया? 1510 में बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया और गोवा को भारत के पुर्तगाली राज्य की राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। इतना समझ गए? आगे समझिए। अब जब इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का नियंत्रण बना रहा था। तो गोवा की मुक्ति के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन सरकार के द्वारा, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया उसे। तो ये 1961 में चला और 36 घंटे के सैन्य अभियान के बाद गोवा पर भारत की जो सेना है उसने अपना नियंत्रण बना लिया था। 1987 में गोवा को भारत सरकार राज्य का दर्जा देती है और ये इंडिया का 25वां राज्य बन जाता है। तो 1961 में इंडिया ने अपना इस पर कब्जा जमाया और 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 7वां प्रश्न है, गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य FRP, इसको मंजूरी कौन देता है? विकल्प है आपके विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ही गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य को तय करती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति से सवाल है। इसके विकल्प हैं बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, तिलहन उत्पादन। इसका सही जवाब है आपका बागवानी। स्वर्ण क्रांति जो है सन 1991 से लेकर 2003 के बीच में चालू हुई थी और इसमें मुख्यतः बागवानी और शहद, इसके उत्पादन में भूतपूर्व बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। साथ ही हम कहें कि स्वर्ण क्रांति के जनक कौन हैं, तो निरपख टोटेज को स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ जो इंडिया में हुई उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है, ये हुई थी और इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति जानी जाती है और इसके जनक थे सैम पित्रोदा। मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, डॉक्टर अरुण कृष्णन इसके जनक माने जाते हैं। उर्वरक के लिए ग्रे क्रांति, भूरी क्रांति भी कहा जाता है कभी कभार, और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति जिसके जनक थे वर्गीस कुरियन। तो इसमें आपके ये दो नाम जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, MS स्वामीनाथन और वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न समझिए, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है
जो संसद का सदस्य नहीं है और फिर भी वो संसद में एक मंत्री के तौर पर है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, मतलब कितने महीने के लिए वो मंत्री बना रह सकता है। वो किसी भी क्षेत्र से चुनाव जीत के नहीं आया है, उसको ऐसे ही मंत्री बना दिया है, तो मैक्सिमम वो 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां। उस उच्च न्यायालय का नाम बताओ जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी है। ऐसा हाई कोर्ट जिसका एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करता है। विकल्प है कलकत्ता उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अब देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत दूर है, दिल्ली कहाँ पर है। मद्रास हो सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश ये भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो भी केसेस होते हैं उनको भी देखता है। भारत में देश के विभिन्न राज्यों में 25 उच्च न्यायालय स्थापित हैं। पहली बार 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई इनमें हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। आर्टिकल 214 कहता है हमारे भारतीय संविधान का कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ओके, अब हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र कितनी होगी। उम्र होगी 62 वर्ष। अब ये 62 वर्ष उम्र कौन सी है, रिटायर होने की। ठीक है, अब ये अपनी उम्र से पहले ही इस्तीफा देना चाहता है, तो इस्तीफा किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 12वां सवाल है आपका, भारत की संसद ने 73वां 74वां जो संविधान संशोधन पारित किया था वो कब पारित किया था। ऑप्शन है आपके अक्टूबर 1973, नवंबर 1952, दिसंबर 1992 या फिर दिसंबर 1973। अब ये कन्फ्यूजन करने के लिए 73 दो जगह लिख दिया, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिसंबर 1992। अब समझिए 73वां संविधान संशोधन क्या था। 73वां संविधान संशोधन, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो आपका प्रधानी वगैरह के इलेक्शन होते हैं, ये सब उस समय स्थापित किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान शामिल हैं। साथ ही 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ऐसे स्थानीय निकायों की स्थापना करता है। साथ ही इसमें भाग एक जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के इसमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। संविधान में यहाँ पर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। अब देखिए, 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई 73वें में, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें में, और ये दोनों कब हुए थे, 1992 में। अगला सवाल देखिए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। विकल्प में आपके मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला सवाल है आपका, मैनम वन्यजीव अभयारण्य, मैनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस स्टेट में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर असम। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। मैनम वन्यजीव अभयारण्य जो है सिक्किम में मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम समझिए। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दो राष्ट्रीय उद्यान जो हैं असम के अंतर्गत। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। गुरु घासीदास, देखिए इंपोर्टेंट है ये, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। गिर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान इसको कहें, गुजरात के अंतर्गत। खीरगंगा या पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये दो जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये कर्नाटक के अंतर्गत। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पन्ना, संजय, ये जितने भी ये राष्ट्रीय उद्यान हैं ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। केवलादेव, घाना और सरिस्का ये राजस्थान में आते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजाजी और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ते हैं। अगला प्रश्न हम समझते हैं,
तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, इसका निर्माण किस राजवंश के दौरान किया गया था? विकल्प हैं मुसनुरी, बहमनी, विजयनगर या फिर काकतीय। इसका सही जवाब है 15वें प्रश्न का ऑप्शन डी, काकतीय वंश। जो आपका रामप्पा मंदिर है, इसको कब बनाया गया था? काकतीय वंश के टाइम पर। अब यहाँ समझिए, इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया था। अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, उनके बारे में समझिए। 2025 तक इंडिया में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। अभी हाल ही में 6 स्थल हैं, उनको शामिल किया गया है। इन्हें याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले पूछे जा सकते हैं जितने भी आगे एग्जाम आएंगे। मुदमल महापाषाण मेनहिर मंदिर तेलंगाना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, विविध राज्यों में स्थित अशोक के जो अभिलेख हैं, साथ ही मध्य प्रदेश और ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर और उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल और किले। ये अभी 6 स्थल हैं या स्मारक हैं, इनको शामिल किया गया है। अब 16वें प्रश्न को देखिए। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प हैं आपके मैसूर कर्नाटक, मुंबई, भोपाल या मानेसर, जो कि गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो 16वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैसूर कर्नाटक। इसकी स्थापना होती है 1969 में। 1969 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 1969 में होती है। अगला प्रश्न देखिए 17वां। निम्न में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दारी, जोंगखा, मलयालम, दिवेही। अब ये दारी शब्द सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ये महिलाओं के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध गाली के रूप में मौजूद है। तो इसका सही जवाब है 17वें प्रश्न का डी, दिवेही। ओके, अब यहाँ पर कुछ देश हैं, उनकी राजधानी है और मुद्रा। तो ये गाम्बिया जो देश है, इसकी राजधानी है बांजुल और इसकी मुद्रा है दलासी। घाना की राजधानी अक्कारा, लीबिया की राजधानी त्रिपोली और इसका मुद्रा है लीबियाई दिनार। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और इसकी मुद्रा है मॉरिशस रुपया। माली, इसकी राजधानी है बमाको, CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नाइजीरिया, इसकी राजधानी है अबुजा और मुद्रा है नायरा। सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया देश की राजधानी क्या है? मोगादिशु और इसकी मुद्रा है सिलिंग। ये सोमालिया पूछा गया है पिछले कई एग्जामों में, याद रखना। बांग्लादेश जो है, इसकी राजधानी है ढाका, आप सभी को पता होगा, और यहाँ की मुद्रा है टका। जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा का नाम है येन। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। अब ये रिंगिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है म्यांमार जो है, इसकी राजधानी नेपिडो और इसकी मुद्रा है क्यात। अगला प्रश्न समझिए। पुला निम्न में से किस देश की मुद्रा है? इसका सही जवाब क्या है? 18वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोत्सवाना। 19वां सवाल देखिए। पेरुंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा रचित। पेरुंगदाई एक साहित्यिक कृति है जिसकी रचना कोंगुवेलिर ने की है। ये प्रश्न कह रहा है, एक महाकाव्य है ये, और ये जो है हिंदी साहित्य में किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तेलुगु साहित्य, ये किस साहित्य से संबंधित है, हिंदी नहीं, किस साहित्य से संबंधित है। यहाँ पर साहित्य के नाम है तेलुगु साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, मलयालम साहित्य। तो 19वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिल साहित्य से आपकी ये जो पेरुंगदाई रचना है ये संबंधित है। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए उनको कीजिए, जो भी फैक्ट बताए हैं उनको समझिए। और इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।